तो स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। और ये मौलिक अधिकार जो है ये 70 बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण सेक्शन के रूप में होता है, जिससे लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और इस बार भी जो 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन मौलिक अधिकार से थे। तो इस मौलिक अधिकार में हम लोग समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक कर करके हम लोग देखते हैं। मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में हम लोगों के पास 7 मौलिक अधिकार थे। फिर बाद में 44 अमेंडमेंट के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा देने के बाद हम लोगों के पास 6 अधिकार बचे। इसमें से 6 अधिकार जो हैं, छठा अधिकार का मेंशन नहीं है, क्योंकि छठा अधिकार जो है वो आपका संवैधानिक उपचार से रिलेटेड अधिकार है। संवैधानिक उपचार संवैधानिक उपचार से संबंधित है। उपचार ये आपका आर्टिकल 32 में है। और संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार यह आपका आर्टिकल 21 था, जिसे हटा दिया गया है। अधिकार ये आर्टिकल 31 है, इसे के हटा दिया गया है। आगे देखते हैं संपत्ति का अधिकार, यहाँ लिखा हुआ भी है आर्टिकल 31 और संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इसे हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 12 में जो है वह राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में राज्य को यह बात बोला गया है कि आप मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप मौलिक अधिकार को कम करने वाला कोई भी विधि नहीं बना सकते। इस टाइप का बात आर्टिकल 13 में कहा गया है। और आर्टिकल 44 जो आपका 1978, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब आया था या कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर 1978 होगा। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, तो इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा कर करके सामान्य विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। और इसे कानूनी अधिकार में बदलने के बाद इसे आर्टिकल 300 ए या आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया। और अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार अस्तित्व में हैं। आगे देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है यह आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो आर्टिकल 14 की बात किया जाए या आर्टिकल 14 की बात करें तो ये है, ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है। और 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 विधि के समक्ष समानता यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात करें तो यह आपका अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता का ये मतलब हुआ कि आपका कानून के आगे सभी को समान दर्जा दिया जाएगा, चाहे वो कितने भी धनी व्यक्ति हो या फिर वो गरीब व्यक्ति। कानून के समक्ष सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा, या समान रूप से जो उसके हित में कार्य किए जाएंगे वो उसे समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। ये आपका आर्टिकल 14 में ऐसा मेंशन है। यदि हम शॉर्ट रूप में इसे बात करें तो आर्टिकल 14 में यही है कि विधि के समान सभी व्यक्ति को समान संरक्षण प्राप्त हो। अब आर्टिकल 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 की बात करें तो राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, वर्ण या आयु या निवास के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो है काफ़ी पहले से ऐसा देखा गया है कि लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या सेक्स के आधार पर भेदभाव करते आ रहे थे। तो
इस वाले प्रोविज़न को संविधान में ऐड करके यानी कि फंडामेंटल राइट के थ्रू इस चीज़ को स्वीकार स्वीकार किया गया है कि सरकार जो है यानी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर उसे प्रवेश में पाबंदी नहीं होगी। जैसे सार्वजनिक स्थल वो मंदिर में जा सकते हैं और भी जो भी सरकारी जो सभाएँ होगी वहाँ पर वो शामिल हो सकती हैं। इसी तरीके से उन्हें ये सभी छूट प्रदान किए गए हैं। अब है आर्टिकल 15(3) आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत राज्य महिलाओं और बालकों को विशेष सुविधाएं देगी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बालक आपका आयु के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसके लिए विशेष प्रावधान ये है कि इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, पोषण का अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत अभी वर्तमान में देखें तो मिड डे मील की सुविधाएं और शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं जैसे साइकिल की व्यवस्था, पोशाक की सुविधा, ये इन सब सुविधाओं के अनुसार उनको एक समानता के अधिकार के अंतर्गत एक सुविधा प्रदान की जा रही है। और जहाँ तक महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए विशेष सुविधा है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाओं और बालकों के लिए विशेष सुविधा राज्य प्रदान कर रही है। आगे देखते हैं आर्टिकल 16 में कहा गया है कि राज्य जो है जाति धर्म, लिंग, वर्ण और आयु और निवास स्थान के आधार पर नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन राज्य किसी भी प्रांत के निवासियों को छोटी नौकरियों में कानून बनाकर संरक्षण प्रदान कर सकता है। तो ये आपका जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 16 में जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। तो सरकार जो है किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अंतर्गत आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही समय समय पर क्रीमी लेयर के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए या ईडब्ल्यूएस बना कर या अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा विभिन्न प्रावधानों के द्वारा इस भेदभाव को कम करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते रहे हैं और राज्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष संरक्षण भी प्राप्त किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए अभी जैसे 27% आपका ओबीसी को आरक्षण है। तो इस तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग के लिए भी सरकार ने 27% आरक्षण दे करके लोक नियोजन में अवसर की समानता को बढ़ावा दिया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में लिखा गया है। अब ये उपाधि क्या होता है? पहले जो है हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे जो राजा के पुत्र होते थे वो अपने नाम के आगे में महाराजा या राज बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो इसे उपाधि के अंतर्गत जोड़ा गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया और कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे में इस तरीके के शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में भी भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया जाता है। तो उन्हें भी इस बात के लिए कहा गया है कि आप भी अपने नाम के आगे में भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्म विभूषण जैसे नामों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उपाधि हम लोग
कौन से क्षेत्र में ले सकते हैं या कौन से क्षेत्र में नहीं ले सकते हैं। तो उपाधियों के लिए कहा गया है कि यदि बाहर देश से विदेश से यदि कोई व्यक्ति उपाधि ले रहा है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। और सरकार जो है सैन्य तथा शैक्षणिक क्षेत्र में, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं करेगा। वर्तमान में ये समाज सेवा के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें से 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को हटा दी गई है। और यह जो 7 प्रकार की, 7 नहीं अब तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसमें से पहला तो है कि आप भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि आप जो है आपको ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं, जो देश हित में बात है आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। और तीसरा, सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है। और भारत के राज्य क्षेत्र में आपको कहीं भी घूमने और निवास करने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है। जैसे किसी व्यक्ति को मन हो कि वो गुजरात में जाकर के व्यापार करे तो उसे इस प्रकार की स्वतंत्रता है कि वह गुजरात में जाकर करके व्यापार कर सकता है। इसी तरीके से आपका, और इसी को आर्टिकल के थ्रू भी समझाया गया है कि आर्टिकल 19(1) में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता और सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। और यह 12 अक्टूबर 2005 को जोड़ा गया है। ये डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार कब लाया गया, यानी कब से प्राप्त है मुझे, इस टाइप से वो शब्दों को चेंज करके या किसी भी रूप में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। उसी तरीके से फिर 19(1) ख में है शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र का सम्मेलन करने का अधिकार। और इसमें एक अपवाद है कि सिखों के कटार धारण करने का अधिकार उसको मिला हुआ है, क्योंकि उसका वो प्रथा के कारण है। उसमें ऐसा है कि सिख अपने साथ एक जो कटार लेके घूमते हैं उसको ही सिर्फ ऐसा अधिकार है, बाकी किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद है संघ बनाने का अधिकार। जो 6 अधिकार दिए गए हैं उसमें से ये सब है। और इसमें अपवाद क्या है कि कोई भी सैन्य संगठन या पुलिस बल इस टाइप का संघ नहीं बना सकता है, उसके लिए ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर है बाधा के बिना घूमने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे पीछे बात किया गया था। फिर आगे है व्यापार एवं आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। इस तरीके से टोटल 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 20 में है अपराध के दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। अपराध के दोष सिद्धि का मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी व्यक्ति या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे कंपनी है या परिषद कुछ भी हो, उसके विरुद्ध मनमाने या अतिरिक्त खंड से संरक्षण प्राप्त करता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्धि है तो उसे न्यायालय में जाने का अधिकार है। वो अपने आप को ये प्रूफ कर सकता है कि हमने ये कार्य या ये कृत्य या किसी प्रकार का आपराधिक गतिविधियों में हम शामिल थे या नहीं थे, उसको इस तरीके का सिद्ध करने का अधिकार है, उसको संरक्षण प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसे न्यायालय के सामने में 24 घंटे के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है। इससे ये चीज़ साबित हो जाता है कि हमें अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त हुआ है, यानी सरकार हमें या भारतीय संविधान हमें इस टाइप का प्रावधान दे रहा है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। तो इसके बारे में इसका जो पहला व्याख्या था जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आखिर क्या किया है,
चीज़ आएगा, हम इसमें क्या-क्या चीज़ सम्मिलित करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है गोपालन मामला आया था, गोपालन केस भी हम लोग इसे जानते हैं। गोपालन केस भी के नाम से भी जानते हैं। यह आपका 1950 में आया था। तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या काफ़ी सूक्ष्म तरीके से की थी। इसी के अगेंस्ट में फिर एक मेनका गांधी केस आया था। इन्होंने आर्टिकल 21 के बारे में एक विस्तृत व्याख्या की और यह 1978 में आया था। और इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 21 में काफ़ी सारे अधिकार रखे गए, जिसमें कि जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष से कम उम्र तक के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। इस तरीके से काफ़ी अधिकार हैं, लगभग 33-34 अधिकार ऐसे हैं जिन्हें कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया था। इसके बाद है आर्टिकल 21। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, निवारक निरोध विधि में शामिल का अधिकार, इस तरीके से इसमें दिया गया है आर्टिकल 21 में। इसका जो की पॉइंट है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसका की पॉइंट है गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और यदि 24 घंटे में यदि वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, यदि उन्हें ऐसा कोई आधार नहीं दिखता है कि ये व्यक्ति को क्यों और किस कारण से गिरफ्तार किया गया था, तो उसे रिहा कर दिया जाता है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं कि आर्टिकल 21 किन-किन दशाओं में आपका काम नहीं करेगा। यदि न्यायालय के आदेश में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो वह आपका आर्टिकल 22 काम नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति को जन अधिकार के लिए गिरफ्तार किया गया है या इनकम टैक्स ना देने के विरुद्ध गिरफ्तार किया गया है या विदेश में पकड़े जाने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके विरुद्ध आर्टिकल 22 काम नहीं करेगा, यानी गिरफ्तारी का संरक्षण काम नहीं करेगा। और इसके अंतर्गत 3 माह की सज़ा अभी तक वर्तमान में लागू है। और आगे देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 ये मानव के अवैध व्यापार, दास प्रथा, बेगार प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। अपवाद में ये है कि राज्य के द्वारा सार्वजनिक नियोजन के लिए या प्रयोजन के लिए किसी प्रकार का श्रम किया जाता है, तो वह आर्टिकल 23 के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कि अभी वर्तमान में 2 अक्टूबर आया, तो इसमें सरकार के द्वारा कहा गया था कि मतलब स्वच्छता अभियान के तहत स्कूलों में कुछ-कुछ कार्य करवाएँ। तो स्कूल के द्वारा बच्चों से कुछ सफाई करवाया गया होगा या फिर कुछ इस तरीके से एक्टिविटी करवाई गई होगी, तो वो आपका आर्टिकल 23 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी प्रकार और बहुत सारे हैं, जैसे कि एनसीसी हैं हमारे यहाँ, वो काफ़ी बार अपनी सेवाएँ देते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि उन्हें या तो काफ़ी कम जो उनकी इनकम होगी या उन्हें कुछ भत्ता के रूप में काफ़ी कम दिया जाता होगा, तो वो सब कार्य उनका आर्टिकल 23 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा जो है और इसके अलावा यदि बात करें, इसके अलावा अवैध व्यापार, दास प्रथा और बेगार प्रथा, ये एक ऐसे शब्द हैं जिनका कि विस्तृत रूप में समझना इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि आपको फंडामेंटल राइट समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे कि मानव ध्रुव व्यापार की बात की जाए, इसमें पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री को शामिल किया गया है, या फिर महिलाओं एवं बच्चों से अनैतिक ध्रुव व्यापार करवाना या देवदासी या दास प्रथा जैसे काम जो है यह मानव ध्रुव व्यापार के अंतर्गत आता है। यदि बेगार की बात की जाए, बेगार प्रथा, तो वह बिना जो
जो काम किया जाता है उसमें उसको पैसा नहीं दिया जाता है, इसीलिए उसको बेगार कहा जाता है। इस प्रकार का जो आपका काम रहता है या फिर कृत्य होता है उसे बेगार कहा जाता है। अब आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 यह कहता है कि किसी फैक्ट्री, खान या अन्य प्रकार की गतिविधि, कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ आपका मैन्युफैक्चरिंग वर्क चल रहा है या फिर आपका किसी और प्रकार का नियोजन से रिलेटेड काम चल रहा है, तो वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। और वर्तमान में ऐसी आयु वाले बच्चों को घरेलू कार्यों पर भी नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा प्रोविज़न में है जो आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सरकार ने 2006 में बच्चों के लिए घरेलू 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 नौकरों के रूप में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, कारखाने या स्पा या फिर चाय की दुकानों में भी नियोजन पर रोक लगा दिया गया है और 14 वर्ष से कम उम्र आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। तो इसमें है कि 25 में क्या है, आर्टिकल 25 में है कि अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अब इसका ये मतलब हुआ अंतःकरण का मतलब हुआ कि हम किसी भगवान को मान रहे हैं और उसका अपने ढंग से उसका कैसे पूजा किया जाए, कैसे सम्मान किया जाए, तो उसका अपने ढंग से अपना नियम बना करके जैसे पूजा करते हैं, उस तरीके से पूजा कर रहे हैं तो उसे अंतःकरण करते हैं। अब दूसरा जो वर्ड है, अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अब धर्म को मानना मतलब क्या है? धार्मिक विश्वास या आस्था को सार्वजनिक या बिना किसी भय के घोषणा करने का अधिकार, इसको बोलते हैं मानना। मानने के अंतर्गत यह आ जाएगा कि बिना किसी भय का, बिना किसी अवरुद्ध के हम उसे बता सकते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं। और आचरण करने, काफ़ी जगह आप लोग देखते होंगे कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि आचरण करने का अधिकार। आचरण करने का अधिकार मतलब होता है कि धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह में अपनी आस्था एवं विचारों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, इसको हम लोग आचरण करना कहते हैं। और नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 26 में है। अब प्रबंधन का क्या मतलब हुआ? प्रबंधन का यह मतलब हुआ कि धार्मिक या किसी और प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना करना और उसको उसको वो एप्रिशिएट करना, उसको बढ़ावा देना। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से है तो वो जो है मतलब वो मंदिर बना सकता है, उसे एप्रिशिएट करने के लिए यानी उसको और बढ़ाने के लिए उसमें धन दान दे सकता है। और आजकल काफ़ी ऐसे मामले आ रहे हैं जो जहाँ पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए मतलब वो दान दे दिए करते हैं मंदिरों में या मस्जिदों में या किसी और प्रकार के संस्थाओं में दान करने की प्रथा चली हुई है। तो ये तो खैर गलत तरीके से किया गया है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसमें है कि आप उसे पोषण का भी अधिकार है। अपने धर्म विषयक कार्यों में प्रबंधक करने का अधिकार है। तो इस तरीके के का अधिकार आर्टिकल 26 के अंतर्गत दिया गया है। अब नेक्स्ट है 27 आर्टिकल 27। इसमें कहा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि पर धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, या फिर धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और इसका एक और यदि दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो करों का प्रयोग सभी धर्मों के रख रखाव एवं उन्नति के लिए करने का प्रावधान है और इसमें राज्य कोई अवरुद्ध नहीं करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 28।
आर्टिकल 28 यह कहता है कि राज्य जो है राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा का प्रबंधन नहीं किया जाए। इस तरीके का प्रावधान आपका आर्टिकल 28 में है। और आर्टिकल 28 के अंतर्गत कहा गया है कि ऐसे संस्थान जिसका रख रखाव राज्य करेगी उसमें धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। और दूसरा प्रावधान ये है कि ऐसा संस्थान जिसका प्रशासन राज्य कर रही होगी लेकिन जिसका स्थापना या उसका स्थापना किसी न्यास के द्वारा किया गया होगा। मतलब न्यास मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रस्ट के द्वारा किया गया हो तो उसमें धार्मिक शिक्षा आपका हो सकता है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त हो में धार्मिक शिक्षा की अनुमति होगी। इन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की अनुमति होगी। सिर्फ इसमें एक ही प्रोविजन है, यदि राज्य उसमें पैसा दे रहा होगा तो उसमें वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहा होगा, लेकिन राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा अति या फिर राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होगा, सिर्फ सहायता हेल्प करना, यानी 100 रुपया में उसमें 10-20 रुपया अपने तरफ से दे देना, तो वो एक हुआ हेल्प, वित्तीय सहायता देना। तो इस टाइप के भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा की अनुमति होगी। नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा ये आपका 29-30 में है और यह अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। आर्टिकल 29 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित या संरक्षित करने का अधिकार है। और इसी से थोड़ा आगे बढ़ करके आर्टिकल 30 में इससे थोड़ा आगे बढ़ गया है कि भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर या फिर कोई भी अपने अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है और ऐसी संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस टाइप का अधिकार है। यानी कि 29-30 काफी सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग करके और हेल्प करने का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा और देखें तो संवैधानिक उपचार की बात की गई है। संवैधानिक उपचार यह आर्टिकल 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकार में 5 प्रकार के रीट हैं और यह रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कि हैबस कॉर्पस भी कहा जाता है। दूसरा है परमादेश, जिसे मैंडमस भी कहा जाता है। तीसरा है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन भी कहा जाता है। तीसरा है उत्प्रेषण, जिसे कि सीरियोरी भी कहा जाता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा, जिसे क्यूरो वारंटो कहा जाता है। इस प्रकार के रीट को न्याय की झरना भी कहते हैं। अब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत है यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। यदि मान लिया जाए कि ए व्यक्ति को हिरासत में बी पुलिस के द्वारा लिया गया है, तो इसे 24 घंटे के अंदर इसे मजिस्ट्रेट के सामने में प्रस्तुत करना होगा। और वहां पर उन्हें जो इन्हें गिरफ्तार करने का या बंदी बनाने का जो क्यों बनाया गया है उसके बारे में बताना पड़ेगा। यदि वह नहीं बताते हैं ऐसा, तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ हुआ कि शरीर प्राप्त करना या फिर प्रस्तुत करना, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ हुआ। आगे नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश इसका मतलब हुआ कि भारतीय संविधान द्वारा इसमें भी प्रोविजन है। यह विशिष्ट अदालतों को निचली अदालतों को कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से परहेज करने का आदेश देता है। यह आदेश किसी अवर न्यायाधीश, बोर्ड, निगम या किसी अन्य प्रकार के प्रशासनिक प्राधिकरणों को भी दिया जा सकता है। यह आपका परमादेश के अंतर्गत
आता है। अब है क्योटो वारंटो। क्योटो वारंटो का मतलब हुआ कि किसी अधिकार से या यह लोगों को सार्वजनिक कार्यालयों पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय को बताता है। और यह अदालतों के द्वारा निजी व्यक्तियों के खिलाफ तब जारी किया जाता है जब वह कोई ऐसा पद ग्रहण करता है जिस पर कि कोई अधिकार नहीं हो, तब यह आपका लागू। नेक्स्ट है प्रतिषेध प्रोविजन। इसका मतलब होता है कि मना करना। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने से मना करता है। इसी को हम लोग प्रतिषेध कहते हैं। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब होता है और अधिक सूचित करना। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से और अधिक सूचना मांगता है। जब वो अधिक सूचना मांगता है तो उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वह है कि कौन से फंडामेंटल राइट भारतीयों को प्राप्त है और कौन सा फंडामेंटल राइट विदेशियों को प्राप्त है। तो दोस्तों आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीयों को प्राप्त है और यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उसी तरीके से जो दोनों को प्राप्त है वह है आर्टिकल 14, 20, 21, 21 को 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इसमें काफ़ी सारे हैं और यह विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त हैं। तो मेनली हमें 5 है जो आपका भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो हम लोगों को इन्हीं 5 को याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो आप देखेंगे तो 15, 16 ये आपका एक साथ है, फिर 19, 29, 30, 29, 30 एक साथ है, सिर्फ बीच में एक 19 आ जाता है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है और ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।